हेलो साथियों। एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है। नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। ईपीएफओ के एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है इन वाले टॉपिक्स का। और अगर आपने अच्छे से इसको सीखा है तो ये आपके नंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की अपेक्षा। तो आइए इस टॉपिक को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चंस भी आज के सेशन में बहुत सारे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को लगाने के लिए कुछ मूलभूत अवधारणाओं की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग उस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, है क्या क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्या होता है लेबर लॉ, शुरुआत क्यों हुई, इन सभी चीजों को जानते हुए फिर एक खास टॉपिक को उठाते हुए आज का ये सेशन होगा और उस खास टॉपिक के क्वेश्चंस भी इसी सेशन में होंगे। तो आपको फायदा मिलने वाला है इस पूरी वीडियोज के, इसलिए आखिरी तक जरूर इस चीज को देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं औद्योगिक संबंध की, तो जब बात आती है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल एरियाज की, तो फिगर मन में आता है, दिमाग में इमेज छपती है भाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से चिमनियों से धुआं निकलता हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की फोटो, जैसा कि मूवीज वगैरह में आप देखते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं। जी हाँ, तो उनमें कुछ जो रिलेशंस होते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में, उन्हीं चीजों पर बात कर रहा होगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं उन कंपनीज में, उन फैक्ट्रीज में, उनके लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन लॉज के बारे में पढ़ना है लेबर लॉज में, जो कि आज की डेट में बहुत सारे हैं, बट उनको अभी 4 साल पहले लेबर कोड में बदल दिया गया। तो अब आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उस लिमिटेड में जो पुराने पिछले सारे लॉज थे उनके बारे में भी बेसिक नॉलेज आपको याद होनी चाहिए, वो भी ईयर वाइज। तो जो सवाल आपके एग्जाम में आता है वो सवाल ईयर वाइज आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर के जितने एक्ट्स बने वो आपको याद होने चाहिए। आपको याद होने चाहिए विमेन की सेफ्टी को लेकर के जो जो एक्ट्स बने आपको याद होना चाहिए, जो एक्ट्स बने सैलरीज को लेकर के, आपको लेबर लॉज जितने बने हैं उनको, ये हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, कुछ फेमस फेमस लिख दिए हैं, बाकी हम लोग बात करेंगे एक एक एक्ट्स पर। हम लोग बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जितने भी एक्ट्स बने हैं उन सभी चीजों पर। तो सबसे पहले जो कह सकते हो एग्जाम, जो आपका एग्जाम होता है एपीएफओ का, इस एग्जाम में जहां से सवाल सबसे ज्यादा बनने की कोशिश, वहां से क्वेश्चंस पुटअप होने शुरू होते हैं, वो होता है 1923 वाले एक्ट्स के बाद से। शुरुआत ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयज थे, जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जैसा आपको भारत में स्थिति आज की दिखाई देती है ऐसी वास्तव में पहले नहीं थी। पहले मजदूरों का होता था बहुत ही ज्यादा शोषण। काम भी करवा लिया जाता था, उसके पैसे भी नहीं दिए जाते थे। दुर्घटना में कोई बीमारी हो, कोई दुर्घटना हो गई, उनके हाथ या पैर, अगर कुछ विकलांगता की स्थिति आती है या मृत्यु भी हो जाती है तो भी उनकी फैमिलीज को कुछ नहीं मिलता था कंपनसेशन वगैरह। एक्स्ट्रा टाइम अगर काम करवाया जा रहा है, मिनिमम टाइम्स जो दिया गया था उससे ज्यादा भी, तब भी उसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता था। इवन छुट्टी भी नहीं, महीने महीने भर लोग काम करते थे। तो इन सबको लेकर के उनकी स्थिति जो दयनीय कह सकते हो स्थिति थी, स्वतंत्रता के पहले भी स्वतंत्रता के बाद भी, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। और ये बिना किसी लॉज के ऐसे नहीं हो सकता था कि प्रचार प्रसार गवर्नमेंट करवा दे, भाई ऐसे करना है, भाई ऐसे करना है। तो इनके लिए लॉज की जरूरत पड़ी, और वही लॉज जो बने हैं वो आपको पढ़ने हैं, आपको सीखने समझने हैं, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है। और चूंकि जिस डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हो आप सिलेक्शन के बाद, उनका बेसिक काम ही यही है, इन्हीं चीजों को, इन्हीं रूल्स को, इन्हीं एक्ट्स को इंप्लीमेंट कराना या इन्फोर्स कराना। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, जो एग्जाम्स में आपके सवाल आते हैं, जब वो आएंगे तो इन एक्ट्स के साथ में उनके ईयर भी दिए होते हैं, या फिर एक्ट्स एक तरफ हुआ, एक तरफ ईयर्स होते हैं, तो आपको मिलान करना होता है कौन एक्ट्स किस सन में आया है। या फिर आपको इन्हीं एक्ट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, कि कौन कब पहले आया, उसके बाद कब आया, उसके बाद कौन सा आया, ऐसे। तो जब भी आप इन एक्ट्स को याद करिएगा तो याद करिएगा इनके ईयर के हिसाब से। जैसे मुझे भी इनके ईयर के हिसाब से जब पढ़ा हमने पहली बार, इसको पहली बार ही पढ़ा, क्योंकि ये किसी अनदर एग्जाम्स में आते नहीं थे। ईपीएफ का एग्जाम ही, ईपीएफओ का एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती, उसी एग्जाम में आता ही था। मुझे भी नहीं याद होते थे, कंफ्यूजन बहुत सारा होता था इन ईयर्स को याद करने में। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो होगा, तो क्या करिएगा कि जब भी इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो हम जुगाड़ बता देंगे, ट्रिक हमेशा बताता हूं मैं आपको, जैसे मैथ्स में वैसे इसमें भी याद करने का तरीका बता देंगे, लेकिन तरीके से याद तो ईयर हो जाएंगे ना। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी एक्स को लाने की जो मूल अवधारणा है, वो तो नहीं याद करा पाएंगे, वो तो ऐसे रटने से नहीं होगा।
वो समझने से होगा। तो उसको समझना कैसे है, इस पर बात होगी हमारी आपकी बहुत ही अच्छे ढंग से। हमने याद तो करा था ईयर को, वो ऐसे याद किया था कि भाई अगर 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस की बात हो रही है, यानी 1936 के पहले पेमेंट ऑफ वेजेस की बात ही नहीं थी। मतलब ये तो वही बात हो गई जो लिखी है, जो हमने बोली है। यानी मेरा मतलब है कि काम के बदले में मेहनताना या पारिश्रमिक क्या दिया ही नहीं जाता था, जो इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। क्या मिनिमम वेजेस की बात पहले नहीं होती थी, यानी किसी काम के लिए निर्धारित पैसे फिक्स नहीं होते थे पहले से कि मिनिमम इतना ही इस काम के लिए मिलेगा? क्या उससे भी कम दे देते थे क्या? मतलब जैसे आज की डेट में जो डेली बेसिस पर काम करने वाले दिहाड़ी जो लेबर्स हैं, अगर उनके हम मेहनताना की बात करते हैं, उनकी दिहाड़ी की बात करते हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 400 या 400 प्लस होगी आज की डेट में। क्या इससे भी कम पर पहले काम करा लेते थे क्या? बिल्कुल काम कराते थे। तो मिनिमम वेजेस की बात कहां से शुरू हुई, ये तय कौन करता है? कैसे डिसाइड होता है कि किस एरिया में, किस कंपनी में, किस फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉयज की वो किस लेवल पे है, उनकी मिनिमम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, कैसे डिसाइड होता है? इन एक्ट्स में क्या क्या बातें थी, ये सब कुछ सीखना है। मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर के बात करें, विमेन को लेकर के, तो क्या मैटरनिटी बेनिफिट देना ही शुरू हुआ 1961 से? इसके पहले छूट ही नहीं दी जाती थी। यानी या तो अगर महिला कामगार है तो उसको अगर किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में काम मिला है, वो लगातार काम कर रही, परमानेंट है, बट अगर मैटरनिटी की बात आती तो उसको निकाल दिया जाता था। ऐसा होता था क्या? या जब तक वो छुट्टी पे है तब तक उसकी सैलरी कट जाती थी, ऐसा था क्या? क्या इक्वल रिम्यूनरेशन की बात आती थी? क्या पहले ऐसा नहीं था कि पुरुषों को अलग दिया जाता था, महिलाओं को अलग सैलरी दी जाती थी, जबकि काम उतना ही करना है, टाइम उतने ही कंपनीज या फैक्ट्रीज में देने हैं? तो इन सबको लेकर के रिफॉर्म्स की जरूरत थी, जो समय समय पर आते गए और बनते गए। इसीलिए जो सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले जो आया वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, यहां से लेकर के आगे के लगातार चीजों को हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे कि पहले कौन सा एक्ट आया, वो किस ईयर का था, और उसमें किन किन सुधारों की बात हुई। हम लोग बात करेंगे पूरी, यानी बात करेंगे हम लोग, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर के एक्ट्स बना हो, विमेन सेफ्टी को लेकर के बना हो, सैलरीज को लेकर के बना हो, चाहे लेबर लॉस को लेकर के, चाहे बना हो सोशल सिक्योरिटी को लेकर के। एक एक टॉपिक को समझेंगे और अच्छे से उन पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन आज की इस क्लास में मैंने कहा कि भाई इतने सारे एक्ट्स थे, इसमें कुछ और हैं जो अभी इनमें शामिल नहीं है, लेकिन अब 4 साल पहले 2019-20 में इन सभी लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस थे, इनको कंबाइंड करके टोटल 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, जिनमें पहला है द कोड ऑन वेजेस 2019। जब भी बोलिएगा और जब भी पढ़िएगा इनको, तो इनके ईयर के साथ जरूर पढ़िएगा, ताकि जब भी आप इनको बोल रहे हो तो ईयर आपके मन में रहे, वो याद रहे और एग्जाम में इसका फायदा आपको मिल पाए। द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, और इसके साथ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। जो आप एप्लीकेशन पे हैं, जो भी कैंडिडेट, उन सबको बाइलिंगुअल भी मिलेगा, इनका हिंदी में भी, इनका इंग्लिश में भी। बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको देता हुई हूँ। तो सभी लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस थे, जो इनको लेकर के एक्ट्स बने, उनको उठा करके अभी 4 लेबर कोड में बदला गया है, और आगे से आने वाले फ्यूचर में इन्हीं चारों में ही जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो होंगे। तो जो पहले वाले थे उनसे तो सवाल बनते हैं ही, अब इनमें से भी बनेंगे, ठीक है? इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि ये जो 4 लेबर कोड है, इनसे आपके इंटरव्यू में भी सवाल बनते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस कि इनके नाम बता दीजिए। जो 4 नए लेबर कोड बने हैं उनके नाम बता दीजिए। तो नाम हिंदी में भी याद रखना है, और जब हिंदी में आप बताते हो तो वो कहते हैं इंग्लिश में बताइए इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में अगर आप इंग्लिश में नाम पहले बताते हो 4 लेबर कोड के, तो कहते हैं हिंदी में बताइए। यानी दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीजें आपको सीखनी है। तो इन पर तो बात होगी बाद में, जैसे जैसे एक्ट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। आज बात करते हैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ईपीएफओ जो है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसकी स्थापना की शुरुआत हुई थी 1951 के एक एक्ट से। उस एक्ट में बात हुई थी कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर या लेबर्स हैं,
वो रिटायरमेंट के बाद में उनके लिए कोई फिक्स्ड या पेंशन या कोई फिक्स्ड अमाउंट तो मिलता था नहीं। जरूरत है कि जब तक कोई कंपनी या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तब तक तो उसकी सैलरी फिक्स आती जा रही है, लेकिन निकाले जाने के बाद उनके लिए ऐसा क्या है प्रावधान कि उनकी जो आगे चल करके बुढ़ापे की स्थिति कह सकते हो, जो नौकरी के बाद की स्थिति है वो कैसे गुजरेगी, वो अच्छे से कैसे बीतेगी। तो इसके लिए 1951 में एक्ट आया था, कर्मचारी भविष्य निधि और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, यानी कि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम कह सकते हो। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड एमपी फॉर मिसलेनियस प्रोविजन, जिसको हम कहते हैं प्रकीर्ण उपबंध या विविध प्रावधान भी कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत तो 1951 में हुई थी, लेकिन 1952 में इसको लागू किया गया एक एक्ट के माध्यम से और ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इस स्थापना के बाद ये जो 1992 में 52 में जब लागू हुई तो पूरे भारत में हुई, बस जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके वहां पर लागू हुए 31 अक्टूबर 2019 के बाद। और कह सकते हो कि जब पूछा जाए 31 अक्टूबर किस डेट के बाद या किस ईयर के बाद पूरे भारतवर्ष में ईपीएफ एक्ट जो है 1952 ये लागू है, तो वो आता है 2019 से। पूछा जाए जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कब से पूरे देश में कब से लागू है, तो 1952 से लागू है। ये लागू होती है उन सभी कंपनीज या फैक्ट्रीज में जहां पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो। अब इसके लिए जरूरी है आपकी एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी और नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के शब्द को डिफाइन कर सकें। आप डिफाइन कर सकें कि इंडस्ट्रियल जो एरियाज होंगे, इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कंपनीज को डिफाइन करना आता हो, फैक्ट्रीज को डिफाइन करना आता हो, हमें कौन कौन से ईपीएफ के दायरे में संस्थाएं आती हैं उनके बारे में पता हो। थोड़ी सी बात बताता हूं, बाकी हम लोग एक्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जितने भी पीएसयूज हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी है शेयर से वो 50% से ज्यादा हो, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, वो भी ईपीएफ के दायरे में आती हैं। जैसे भेल हो गया, गेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस हो गए, ये ईपीएफ के दायरे में ही आते हैं। इनके एम्प्लॉइज पर ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई, अभी स्कीम्स पर बात करेंगे, वो सारे लागू होते हैं, उनको मिलता भी है, उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा भी पीएसयूज से आते हैं। सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट कोई भी है अर्ध सरकारी, तो वो भी ईपीएफ के दायरे में आते हैं। और कोई भी निजी संस्था हो पूरी तरीके से प्राइवेट, वो भी ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत इन 3 स्कीम्स के दायरे में आती हैं। उनको अपने एम्प्लॉयज को इन 3 स्कीम्स को देने का प्रावधान दिया गया है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन एम्प्लॉयर्स को सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। हम बात करते हैं कि जो ईपीएफ है यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या इसके मैनेजमेंट का काम है, ये सेंट्रल बोर्ड द्वारा स्थापित जो किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड, इसके द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयर्स यानी जो कंपनी या फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयर्स होंगे उनके यूनियन के भी, और जो लेबर यूनियन है यानी कि अलग अलग जगहों अलग अलग कंपनीज के जो कर्मचारी के प्रतिनिधि हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी शामिल होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। टोटल 42 लोगों का मेंबर होता है। 42 में कौन कौन से होते हैं, कितने गवर्नमेंट से होते हैं, कितने एम्प्लॉयर्स के होते हैं, कितने एम्प्लॉयज की तरफ से आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, उन पर आगे के पेज पे हम समझेंगे। अभी समझते हैं कि ईपीएफओ का जो काम है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा जो बनाए गए नियम है, जो कानून है, उनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना और उनको इन्फोर्स करने का काम आता है ईपीएफओ के पास। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपके पास में भी यही काम आएंगे कि जो ये एक्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से आप इन्फोर्स करा पा रहे हो कि नहीं करा पा रहे हो, जाकर के चेक करना होगा। उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, उनके जो बैंक आपके पास अकाउंट्स होंगे ईपीएफ के, उनकी भी देख रेख, बहुत सारे काम है इसमें, बहुत सारे काम, मतलब बहुत ही मजा आएगा आपके सिलेक्शन के बाद। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो जो ईपीएफओ है ये टोटल 3 स्कीम्स पर काम कर रहा है। स्टार्ट हुआ था 1 से, ईपीएफ से, अभी काम हो रहा है ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशंस में 3 स्कीम पर। कौन कौन सा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, इस स्कीम में 1952 से स्टार्ट है ये। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, डिपॉजिट यानी जमा, लिंक्ड यानी कि जुड़ी हुई, एंड बीमा यानी इंश्योरेंस। तो ईडीएलआई इसको बोला जाता है, ईडीएलआई
एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस 1976 से स्टार्ट हुआ था ये। एंड इसके साथ ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से स्टार्ट हुआ। ये जगह लिया था 1971 में किसके, जो 1971 की जगह पे जो एम्प्लॉयज फैमिली आया था पेंशन स्कीम, उसकी जगह पे 1995 को इंट्रोड्यूस हुआ ईपीएस, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। 3 स्कीम पर काम करता है और ये हर उस एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए जो 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली, यानी 20 से 20 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्था में काम कर रहा है वो। तो ये जो एक्ट्स होते हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या है इनकी, कि हर उस कंपनी में या संस्था में या फैक्ट्री में लागू होता है जो शेड्यूल 1 में आती हैं। इस एक्ट के शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 क्या है बताते हैं, 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठान आते हैं। अगर कोई थिएटर में काम कर, थिएटर के लिए इसकी लिमिट है 5 या 5 से ज्यादा कर्मचारी हो तो वो भी आएंगे। और उन सभी एम्प्लॉयज पर लागू होता है जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम है, बेसिक प्लस डीए मिला करके। अगर 15 महंगाई भत्ता और मूल वेतन को मिला करके 15,000 या 15,000 से कम है तो उन सभी पर यह वाला लागू होता है, ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई तीनों। एक बार कोई भी अगर संस्था ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आती है तो फिर वो आजीवन रहेगी, भले ही उसमें एम्प्लॉयज की संख्या फिर 20 से घट जाए। अब होता क्या है, इसमें ही कई लोग, कई कंपनीज, कई फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज को तो रख रखी होती है मैक्सिमम ज्यादा। मान लीजिए किसी कंपनी में 200 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ के पास में अकाउंट्स केवल 50 लोगों का है, 50 एम्प्लॉयज का। सो 150 जो एम्प्लॉयज हो गए, वो जब रिटायर होंगे तो उनको क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं ना, जब तक सैलरी है तब तक सैलरी। तो ये चीज कि उनको ईपीएफ का अकाउंट उनका क्यों नहीं है, वो ईपीएस के स्कीम में या ईपीएफओ की जो स्कीम्स हैं वो उन पे क्यों नहीं है, यही चेक करने का काम भी मिलेगा आपको भी, और आप इसके लिए ऑडिट भी करेंगे। बहुत सारे काम हैं इसमें, देखने को मिलेगा आपको सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो एम्प्लॉयज की संख्या कम होने पर भी वो योजना जो है वो उस संस्था पे लागू रहेगी अगर उनके पास एम्प्लॉयज कम हो जाए और वो ईपीएफ के दायरे में एक बार आ जाते हैं तो। सवालों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो जरूरी बातें हैं पहले उन पर बात कर लेते हैं। ईपीएफ जो है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है, ये कई मामलों में लागू भी नहीं होता है। जैसे जिस कंपनी में या फैक्ट्री में बिना बिजली के काम किया जा रहा है तो वहां पर इसकी लिमिट है कि वो सहकारी समिति में 50 या 50 से कम मेंबर्स होंगे तो लागू नहीं होगा। 50 से कम होंगे तो लागू नहीं, 50 से 50 से ज्यादा होंगे तो लागू होगा। जहां पर बिना बिजली के काम हो रहा, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा बिना लाइट की इस्तेमाल किए, ऐसा। तो ये जो केंद्र, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी भी कोई भी ऐसी संस्था हो जो ईपीएफ के दायरे में आती है या ईपीएफ स्कीम बनाती है, ईपीएफ स्कीम्स में आती हो, वो भी ईपीएफ के दायरे में ही आएंगी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन का, यानी कितना परसेंट कटता है ईपीएफ में, ईपीएस में एंड ईडीएलआई में। तो यहां पर टोटल जो ईपीएफओ के पास में किसी कंपनी फैक्ट्री से आता है तो पर एम्प्लॉय टोटल 25% कंट्रीब्यूशन होता है, जिस 25% में 12% तो होता है एम्प्लॉयज का, यानी एम्प्लॉयज की अगर बेसिक सैलरी हम मान लेते हैं, बेसिक प्लस डीए मिला करके 15,000 है एग्जाम्पल के रूप में, 15,000 रुपए अगर किसी एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर, महंगाई भत्ता मिला करके है, तो उस 15,000 का 12% हो गया 1,800 रुपए, 1,800 रुपया। ये रुपए जमा होंगे ईपीएफ के अकाउंट में सीधे एम्प्लॉयज के अकाउंट से। ठीक है, एम्प्लॉयज का अकाउंट भी होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के नाम से जाना जाएगा ईपीएफ में। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये ईपीएफ है, कर्मचारी भविष्य निधि ये है ईपीएस, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम है, और ये है ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस इसमें। तो ये जो 3 होंगे ना, यानी कि जो ईपीएफ अकाउंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट आता है, जो फीस है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो 0 आता है, एम्प्लॉयज से नहीं लिया जाता, एम्प्लॉयज से उनके इंश्योरेंस का नहीं लिया जाता कंट्रीब्यूशन, और उनकी पेंशन का एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज का मतलब जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, उनसे। और जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता जो है, जिसकी कंपनी है, जिसकी फैक्ट्री है, उनकी तरफ से टोटल 13% यानी 13% का कंट्रीब्यूशन आता है। वो जो 13% है उसके परसेंटेज हैं, याद रखिएगा अच्छे से, इस पर सवाल तो बनता है ही, इंटरव्यू में भी आपसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है 13%, उसका कितना प्रतिशत
किस अकाउंट में जाता है इसको जरा बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि एम्प्लॉयर्स का टोटल जो आता 13%, उसमें से 1% पहले साइड में निकाल दो, बचा 12%। उस 12% का 3.66%, 6 करोगे तो 6-7% लगभग। 3.67% ईपीएफ उसी एम्प्लॉयज के जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 12% तो एम्प्लॉयज का, कर्मचारी का जमा हो रहा, और जो कंपनी का मालिक या ऑनर होगा या नियोक्ता होगा, एम्प्लॉयर होगा, उसका 3.66% उसी चीज का, यानी 15,000 रुपए का ही 3.66% और जमा होगा ईपीएफ में। इसके साथ 8.33% आएगा ईपीएस का अकाउंट, होगा कर्मचारी का और जमा करेगा एम्प्लॉयर, तो वो इस ईपीएस में 8.33% जमा करेगा। और बचा कितना 1%, ये कितना हो गया 8 और 3 11 और ये मिलकर के 1, तो हो गए 12% यहां। ठीक है, अब बचा जो 1% वो आधे आधे में डिवाइड होता है, आधा आधा परसेंट, 0.5%, 0.5% ये आता है इंश्योरेंस स्कीम में। ईडीएलआई एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो 1976 से इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें 0.5% कंपनी से आएगा, फैक्ट्री से आएगा, मतलब एम्प्लॉयर से आएगा, और वहीं से जो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है ये एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क भी कॉस्ट करेगा, फी करेगा, कितने लिए 0.5%। तो ये कंट्रीब्यूशन क्लियर है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो एम्प्लॉयज का जो होगा, जो कर्मचारी होता है, उसका जो अकाउंट नंबर है ईपीएफ के पास, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसके बैंक खाते में, कर्मचारी के बैंक खाते में कुल कितना पैसा जमा हो रहा है ईपीएफ में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, तो कुल एम्प्लॉयज का नहीं, अगर कुल पूछा तो 12 और 3 15 यानी 15.67%, टोटल 15,000 रुपए का उसके पास जमा हो रहा, जिसमें कर्मचारी का केवल 12% जाता है और बाकी एम्प्लॉयज देता है, एम्प्लॉयर देता है। ठीक है, उसी का 8.33% ईपीएस में आता है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, वरना मैं तो बार बार जब जब मैं सवालों के साथ आऊंगा आपके पास, या जब जब इस पर बात छिड़ेगी, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर के हो, चाहे रिटन एग्जाम को लेकर के हो, हम इसको इतना रिकॉल करा देंगे कि आपको रट सा जाएगा। ठीक है भाई, देन पहले समझ लीजिए ये ईपीएफ है पहला, दूसरा ईपीएस है, तीसरा ईडीएलआई है। इन्हीं तीनों से पूछता है, ये हो सकता है तो पूछ ले कि ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन फीस कितनी है, सो 0.5% कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। ईडीएलआई में 0.5% का कंट्रीब्यूशन कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। ईपीएस में 8.33% कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। लेकिन ईपीएफ में, तो ईपीएफ में दो तरीके से पैसा आता है, कौन से, एक तो एम्प्लॉयर की सैलरी का 12% और एक एम्प्लॉयर अपने एंड से 3.66% देता है। ये हो गया ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन की बात, कि ईपीएफ के 3 स्कीम्स थे, उसमें कौन कौन से किसका किसका कंट्रीब्यूशन आता है। तो आई होप तीनों समझ गए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ईपीएफ है, ईपीएस है और ये ईडीएलआई है, इसके फायदे क्या हैं, पहले फायदे समझिए, फिर आप अगर अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको यह पता चलेगा कि किसी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज से जुड़ने का फायदा क्या होता है एम्प्लॉयर्स के लिए। फायदा यह होता है कि जो आपका ईपीएफ अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं वो टैक्स फ्री है। जो सेक्शन 80C है, उसके सेक्शंस क्या होते हैं इस पर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में। 80C के तहत जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 5 साल बाद या उसकी परिपक्वता के बाद में पैसे निकालने पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उस पर ब्याज नहीं लगता, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगती है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं। और इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये सबसे अच्छी बात, 8% से भी ज्यादा, बैंक तक नहीं देती, 8% से भी ज्यादा आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है जो ईपीएफ का अकाउंट होता है उस पर। तो जो ब्याज दर है पीएफ में निवेश की ब्याज दर सबसे ज्यादा होती है, सबसे हाई रेट, इसका फायदा मिलता है आपको। फायदा ये मिलता है ईपीएफ अकाउंट्स होने का कि रिटायरमेंट के बाद जो पीएफ का फंड है जितना जमा की गई है वो पूरी रकम विद इंटरेस्ट मिल जाती है। 10 साल की सेवा, जब 10 साल से या 10 साल से ज्यादा सेवा हो जाए तो इसके बाद में पेंशन का भी प्रावधान है। अगर आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पर उसी सेम कंपनी में या फिर 10 साल तक आपने काम किया तो ईपीएस भी आपका बनेगा और वो ईपीएस का कंट्रीब्यूशन जो ये था ना वहां से मिलना शुरू होता है। तो ईपीएफ का जो पैसा है यानी 12% और 3.67% वो रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा मिलेगा विद इंटरेस्ट, जितना भी जमा हुआ होगा इंटरेस्ट लगता रहेगा साल भर का। और उसके साथ जो पेंशन स्कीम का जमा पैसा है वो भी मिलता रहेगा अलग से। तो ये है अच्छी बात आपके लिए। बाई चांस क्या मतलब, आपातकाल की स्थिति में
अगर ऐसी स्थिति आती है कि आप किसी ऐसी कंपनी फैक्ट्रीज में काम करते हो जहां पर कोई एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, या फिर घर में शादी ठनी है, आपको घर बनवाना है, होम लोन लेना है, हेल्थ की कोई इमरजेंसी वगैरह आ गई, कोई भी आपात स्थिति में पीएफ का जो फंड है वो निकाला जा सकता है, बट आपात स्थिति में एंड किसी कंडीशन में नहीं। ठीक है। इनकम का कोई और साधन नहीं होने की स्थिति में अगर आपको नौकरी छोड़ दे रहे हो तो 2 महीने तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती है अगर, तो पीएफ का फंड आप निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जरूरी है कि पीएफ का पैसा जब इमरजेंसी हो तभी निकाला जाए। ठीक है। तो ये बात समझ में आई। ये एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। अभी सवाल पर आएंगे तो आपको बताऊंगा अभी सवाल क्या होता है, सवाल मतलब कैसे आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज, ये तो समझ गए, ये समझ गए पेंशन स्कीम की बात। ये जो ईडीएलआई नहीं था, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इसका यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ईडीएलआई के नाम से, इडली भी कह सकते हो, 1976 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें जो 0.5% जमा नहीं हो रहा, किसका? एम्प्लॉयर का। जो आधा % जमा हो रहा, अभी पढ़ा तो 0.5% ईडीएलआई में किसका आता था? एम्प्लॉयर का आता था। तो ये जो एम्प्लॉयर का जमा हो रहा है, अगर किसी ऐसी स्थिति आती है कि कोई एम्प्लॉयज की मृत्यु हो जाती है काम करते समय, मृत्यु के समय, या वो काम पे नहीं भी है लेकिन जॉब में है और उनकी डेथ हो जाती है, तो जो ईडीएलआई है, डेथ की स्थिति में 7 लाख तक का मुआवजा मिलता है इसी पेंशन इसी इंश्योरेंस वाली स्कीम से। तो 0.5% उसका जमा होना भी जरूरी था। ठीक है। अब आते हैं कि सार्वभौमिक पहुंच क्या है। ये फायदे की बात कर रहे हैं हम केवल, अभी ये भी फायदे की बात कर रहे थे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है एम्प्लॉयज का, वो ईपीएफ का होता है, और ये किसी भी खाते, जैसे एक कंपनी से कोई दूसरी कंपनी में गया तो आपको बार बार दूसरे खाते नहीं बनवाने, एक ही सेम अकाउंट रहेगा, उसी में अपडेट हो जाएगा कि अभी तक आप इस कंपनी में थे और अब आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा वो इस वाली कंपनी से आ रहा। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक अकाउंट नंबर होगा, उसके बाद पीएफ खाते को एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर तक बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये ईपीएफ में योगदान करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनमें आवंटित 12 अंकों की संख्या होती है। ठीक है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में कितने डिजिट होते हैं ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 12 डिजिट होते हैं टोटल। किसमें? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी सार्वभौमिक खाता कह सकते हो, खाता संख्या। तो जो सार्वभौमिक खाता संख्या है इसमें डिजिट कितने होते हैं? 12। कितने अंक? 12। ऐसे याद रखिए कि 12% जमा होता है तो कितने अंक होते हैं? 12। याद रखना, सवाल बनता है इस पे। एक एम्प्लॉय जो होता है इसके जीवन भर क्या रहता है? जो यूएएन है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन, ये जीवन भर लाइफ टाइम एक ही रहेगा। हमने कहा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएगा तो एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, सेम रहेगा। ये नौकरी के साथ में बदलता नहीं है, इसका परिवर्तन नहीं होता है इस वाले नंबर का। 2022 तक सभी भारतीयों के लिए आवास की जो व्यवस्था करी गई थी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से, वो जितने भी ईपीएफ के मेंबर्स कह सकते हो हैं, तो उन मेंबर्स के, सभी मेंबर्स के लिए जिनका अकाउंट नंबर इसमें, उन सभी तक आवास की पहुंच हो जाएगी। ये वाली 2022 तक अपडेट आई थी। पेंशन, निवृत्ति, विकलांगता की स्थिति में या वित्तजीवी विधवा बच्चों के लिए भी मासिक लाभ मिलता है, तब जब एम्प्लॉय जो है वो ना रहे तो। निशक्तता पर न्यूनतम पेंशन की भी योजना है, उनकी फैमिली उनको भी, फैमिलीज को भी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको जो फायदा मिल रहा है ईपीएफ का, ईपीएस का, ईडीएलआई का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए। इस पर बेस्ड जो हमने चीजें बताई वो भी अच्छे से समझ गए। चलिए बात करते हैं कुछ सवालों पर कि अगर इन पर बेस्ड कुछ सवाल बन सकेंगे तो वो कैसे बनेंगे। लेकिन भाई मेरे, अभी एक पॉइंट नहीं छूटा आपका। एक पॉइंट आपने पढ़ा कि जो ईपीएफ में एक्ट्स बनेंगे, जो ईपीएफ स्कीम्स बनेंगी, ईपीएफ में जितना पैसा डिपॉजिट हो रहा, जितना निकाला जा रहा, चाहे वो डिपॉजिट हो रहा हो चाहे जमा हो रहा हो, तो ये जो इसके स्कीम्स को लेकर के बात हो या इनपे आए फंड को बढ़ाने की बात हो, इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, कहां पर इन्वेस्ट करना है, इन सब पर जो काम करता है वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 42, जिसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड एम्प्लॉयज के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनकी संख्या टोटल होती है 42, जिन 42 में से एक चेयरमैन जी होते हैं, एक वाइस चेयरमैन, एक को वाइस चेयरमैन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं टोटल 5।
स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं राज्य सरकार के? वो 15 अलग अलग राज्य सरकारों के। मैक्सिमम लेबर डिपार्टमेंट से ही लोग आते हैं। देखिए अगर बात करें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव तो उनकी संख्या है 10, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव की संख्या 8 एंड एक्स्ट्रा एक एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी रहते हैं। तो ये टोटल संख्या 42 है। बात करते हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। जितना आपने सीखा पढ़ा जाना उन्हीं पर बेस्ड सवाल है। जरा अच्छे से बताइएगा कि जितना अभी सीखा आपने, क्या ये सवालों के आंसर्स आपसे नहीं हो पाएंगे क्या? अगर हम बात करें व्हाट इज द करंट सैलरी लिमिट टू बी एलिजिबल अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो 1952 का करंट में पूछ रहा है कि अभी अगर कोई पात्र है इसके तो वो पात्रता के लिए उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? भाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 15,000। इसके पहले कोई पूछे कितनी थी तो ये चेंज हुआ। इसके पहले थी 2014 तक 6500 रुपए मैक्स मिनिमम था। 6500 तक अगर कोई एम्प्लॉयज पा रहा तो उसको ईपीएफ के दायरे में आता था, ईपीएफ जमा होना चाहिए। अभी 2014 में ये जो मिनिमम वेजेस है इसको बदला गया, 15,000 किया गया। और अब वर्तमान में बात चल रही है कि इस 15,000 को बढ़ा करके 21,000 कर दिया जाए। जल्द ही वो अपडेट आप तक मिल जाएगी क्योंकि ऐसी बात हुई, और में भी हो सकता है 2025 में ही वो वाला वेजेस भी लागू हो जाए। तो अगर 2025 में हो जाएगा तब तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि मिनिमम वेजेस जो था 15,000 वो हो जाएगा 21,000 यानी 21,000। हो सकता है मैं भी कि पूछ ले कि किस 15,000 के बाद जो बढ़ने वाला मिनिमम वेजेस है वो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 21,000 यानी 21,000। हम बात करते हैं अधिनियम जो प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है। दूसरा सवाल है ये, इसके जो शेड्यूल 1 में लिखा निर्दिष्ट किसी भी उद्योग में लगा हुआ कारखाना जिसमें मिनिमम कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। अभी पढ़े ना हम लोग कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऐसी कंपनी या फैक्ट्री जहां पर मिनिमम कितने 20 या 20 से ज्यादा 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हो तो वो ईपीएफ के दायरे में आते हैं, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आते हैं। दूसरे सवाल का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे। बात यहां पर हो रही कि एम्प्लॉयज द्वारा अर्जित परिलब्धियां क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी भविष्य निधि जो मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है 1952, इनमें जो लिखा मूल वेतन बेसिक सैलरी, इसकी परिभाषा के अंतर्गत क्या नहीं आती है ये पूछा है कि इनमें से परिभाषा में कौन सी नहीं आती है। अब बेसिक सैलरी के बारे में अगर आप बात करो तो बेसिक सैलरी की बात हम करते हैं तो बेसिक सैलरी में प्लस में होता है उसके साथ डियरनेस अलायंस यानी महंगाई भत्ता। बेसिक सैलरी के बाद महंगाई भत्ता जुड़ता है तभी तो 15,000 होता है। उसके बाद हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है यानी जो गृह आवास के लिए मिलता है भत्ता वो वाला, मकान भत्ता कह सकते हो, मकान किराया भत्ता। इसके साथ परिवहन भत्ता, ट्रैवलिंग अलायंस, तो ये सब तो अलग से जुड़ते हैं ना मूल वेतन के बाद। अब यहाँ 4 ऑप्शन जरा पहचानिए क्या है। पहला है सभी परिलब्धियां जो किसी कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पर हो, छुट्टी पर हो, छुट्टियों पर किसी भी मामले में रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अर्जित कर, मतलब कोई भी रुपया वो अर्जित करता है तो जो उसे नगद भुगतान में दे है, क्या ये सही है? अगर वो कोई भी रुपया प्राप्त करता है चाहे छुट्टी पर हो चाहे ड्यूटी पर हो तो ऐसा तो है नहीं, यानी पहला वाला ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट आ गया। अगले ऑप्शन पर बात करते हैं किसी भी खाद्य रियायत का नगद मूल्य। किसी भी खाद्य रियायत का नगद मूल्य यस, कोई भी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अधिकतम समय तक भत्ता, बोनस, कमीशन व अन्य समान भत्ता जो भी कर्मचारी को उसके रोजगार में किए गए कार्य संबंध में दे हो। ये तो भाई ये सब तो कहां से आ जाएंगे, ये सब तो उसके अंतर्गत आते नहीं। मूल वेतन क्या है? मूल वेतन वो है, अभी बात करते, कह रहा मूल वेतन के अंतर्गत नहीं आती, ये तो आएंगे नहीं क्योंकि ये भत्ते अलग से हैं। लास्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया कोई भी गिफ्ट। कोई अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट दे देगा तो उसको मूल वेतन में काउंट कर लेंगे क्या? ना ना। तो मेरे पास तीसरा और चौथा नहीं है, तीसरा भी नहीं है क्योंकि ये सारे मूल वेतन में नहीं आते। और जो ये किसी भी खाद्य रियायत का नगद मूल्य, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर आया वो क्या आया आपके पास में? पहला। तो पहला तो सही था, लेकिन यहां पर हमारे पास में क्या पूछा, इन्होंने पूछा कौन सा नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है? हमारे पास दूसरा, तीसरा और चौथा ये नहीं होते हैं। बाकी जो नगद में दिए हो, मतलब मूल वेतन, चाहे वो छुट्टी पर हो चाहे वो ड्यूटी पर हो, जो बेसिक सैलरी होगी वो उसको मिलनी तय है। डियरनेस अलायंस, हाउसिंग रेंट अलायंस और ये बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह, गिफ्ट वगैरह, ये मिले ना मिले, लेकिन जो एम्प्लॉयज होगा उसको बेसिक सैलरी तो जरूर मिलेगी।
ठीक है। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, कोई भी परिलब्धि हो जो एम्प्लॉय ड्यूटी के समय पा रहा हो, छुट्टी के समय भी हो तब भी मिलेगा उसे, किसी भी छुट्टी पर हो, मतलब जब तक वो रोजगार के अनुबंध में है, जब तक वो एग्रीमेंट के साथ में वहां पर काम कर रहा है तब तक उसका बेसिक सैलरी बनता है। पहला सही था, बाकी तीनों गलत हैं, तो तीनों गलत हैं, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं हम लोग चौथे वाले अपने क्वेश्चंस पर। एम्प्लॉयज भविष्य निधि के तहत गठित जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इनके मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अभी देखा था हम लोगों ने कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो बोर्ड बनता है वो सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट बनाती है। इसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें एम्प्लॉयज के भी यानी कर्मचारियों के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो पहला सवाल क्या है, पहला आंसर क्या है, केंद्र सरकार। अगले सवाल पर बात करते हैं, केंद्रीय बोर्ड के खातों की जो सालाना लेखा परीक्षा है, इसका जो परीक्षण की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है भाई, आपने पढ़ा सी ऑप्शन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो। करेक्ट भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगले पॉइंट पे देखो, जैसे जैसे सीखते गए ना वैसे वैसे सवाल पाते गए, तो जब आप एक तरफ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ और दूसरी तरफ सवाल पाते जाओ तो चीजें और ज्यादा याद आ जाती हैं, इसलिए कि हमने जो पढ़ा उस पर सवाल किया, अच्छा तो ये बात पता चलती है इस वाले पॉइंट पर ऐसे सवाल बनते हैं। वरना पता चलता है कि वीडियोस देखते जा रहे हैं, ये तो कहानी हो रही, सवालों का पता नहीं चलता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसा आपने सीखा है उन्हीं पर बेस्ड, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कहानी सुनी थी, सवाल कैसे कर ले जा रहे हो ना। बस ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा कि एक तरफ पढ़ते जा रहे हो और दूसरी तरफ क्वेश्चन आ रहा है तो आप करते जा रहे हो। चलिए अंशदान की बात करते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉयज का, किसका लिखा है, नियोक्ता को क्या कहते हैं आप, एम्प्लॉयर कहते हैं। तो नियोक्ता की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आता है निधि में वो कितना आता है, बताइए। कंट्रीब्यूशन जो निधि में आता है, हम भविष्य निधि की बात कर रहे हैं, हम पेंशन स्कीम की बात, निधि की बात करें, जो ईपीएफ में आता है, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो बीमा में जाता है उसकी बात नहीं हो रही। वैसे तो एम्प्लॉयर का टोटल 13% आता है, हमने आपसे कहा कि उसमें से 1% को अलग कर दीजिएगा और जो बाकी बचा 12% उसके दो हिस्से करना। 3.6666% जो होता है वो ईपीएफ में जाता है, किसका, एम्प्लॉयर का, और जो रेस्ट बचा 8.33% वो किस में जाता था, पेंशन स्कीम में जमा होता था। और जो 12% निकाला, 1% बचा था, उसमें से आधा इंश्योरेंस में और आधा ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो एडमिनिस्ट्रेशन फी है उसमें जाता था। इजी। तो भाई 12% आता है। और यहां यह भी समझिएगा विशेष मामलों में 10% यदि नियोक्ता को सीजी लगाया जाता है यानी कि टैक्स लगाया जाता है तो यहां पर 12% कंट्रीब्यूशन होता है किसका, एम्प्लॉयर का। और ऐसे सवालों में खासकर याद रखिएगा, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो जिस ऑप्शन में देख रहे हैं, चारों ऑप्शंस में एक एक नंबर है, लेकिन एक ऑप्शन सी है जिसको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी, एग्जामिनर को लगा कि इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब कभी किसी ऑप्शन को ज्यादा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन किया गया हो तो समझिएगा कि अगर नहीं भी आता है तो अगर तुक्का लगाने की बात आती है, छोड़ने की बात आती है या तो करने की बात आती है, तो इसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन ज्यादातर उसी ऑप्शन में दिया जाता है जो करेक्ट हो। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों में देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त जो होते हैं सेंट्रल बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल। सेंट्रल बोर्ड अपनी आय इनकम मतलब और व्यय का लेखा जोखा ऐसे रूप में और इस तरीके से रखेगा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद योजना में निर्दिष्ट करे। यस, बिल्कुल करेक्ट है। भविष्य निधि जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त होंगे, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होंगे वो सेंट्रल बोर्ड के पदेन मेंबर्स होते हैं। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन पर हो, केंद्रीय बोर्ड अपने कार्य यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो अपने वर्क और अपने जो गतिविधियां हैं उनको वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट को पेश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के देख रेख में ही होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उन्हीं के थ्रू मेंबर्स भी बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को ही पूरा जो
लेखा जोखा होगा वो सेंट्रल बोर्ड तक पहुंचेगा और जाएगा किसके माध्यम से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से। तीनों ऑप्शंस करेक्ट थे, तो आप इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा लिखा है डी ऑप्शन में, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही है इस वाले सवाल के, तीनों करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले पर आते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि ये अधिनियम जो है यानी कि ईपीएफ एक्ट्स, ईपीएफ एंड एमपी, क्या होता है ईपीएफ एंड एमपी, पूरा नाम लीजिएगा जब लीजिएगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट्स, यानी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम। एक्ट्स क्या है, इस समिति के नियम 1912 यानी 1912 का 2 के तहत पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होगा जो कम से कम रोजगार देता हो। किसको, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए जिनके जो बिना बिजली की सहायता के, और अभी आपने कंटेंट पढ़ा कि अगर कोई सहकारी समिति है और वहां पर बिना बिजली के काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या 50 से कम है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आते, यानी ईपीएफ एक्ट उन पे लागू नहीं होता। तो जहां पर बिजली नहीं है और काम करने वाले 50 से कम है, बिना बिजली की सहायता के काम करने वाले जो प्रतिष्ठान होंगे उनमें जब 50 या 50 और 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे तो उस पर लागू होगा। यानी आंसर कितना आपका 50 पढ़ा था अभी, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं आपके। ठीक है, अगले सवाल पर बात करते हैं 9th। भाई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रावधान यानी मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट जो है, इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपने बताना है। आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, ये अधिनियम जो है ये बिजली की सहायता से काम करने वाले 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अभी तो सवाल भी इस पर करा, यानी पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं लागू होता। दूसरा है, यह पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन योजना का प्रावधान करता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। पेंशन जो स्कीम है वो एम्प्लॉयज को तो मिलेंगी अगर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट के बाद में चाहता है, साथ ही उनके ना रहने की स्थिति में फैमिलीज को मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन भी। तीसरा कह रहा, ये एक्ट जो है इसके तहत कवर करने के लिए कोई मजदूरी सीमा नहीं है। भाई मजदूरी सीमा तो है ही, अभी आपने पढ़ा मिनिमम वेजेस होना चाहिए 15,000। 2014 तक क्या था 6,500 और 2014 के बाद 2014 के बाद इसको बढ़ाकर कितना किया गया 15,000। अभी होने की बात हो रही 21,000, यानी जो मजदूरी की सीमा है, लिमिट है कवर्ड, वो तो होनी चाहिए। अब अगला है कि अधिनियम में एम्प्लॉयज की जो एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, इससे संबंधित कौन सा है अधिनियम? हाँ बिल्कुल है, ईपीएफओ जो है ये 3 स्कीम पर काम करता है, एक ईपीएफ पर, एक ईपीएस पर और एक ईडीएलआई पर। तो जो ये है कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, ये भी तो आता है। कौन सा नहीं आता बताइए? सी गलत था क्योंकि यहां पे मिनिमम वेजेस की बात हुई है, ये कह रहे नहीं हुई है। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन मिला वो मिल गया पहला, दूसरा और चौथा लास्ट। ए बी एंड डी जिस ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए बी एंड डी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस वाले सवाल का। क्लियर है भाई? चलो पहला वाला क्लियर, कोई डाउट है? पहला वाला मतलब ये पहला वाला, यहां वाला पहला वाला नहीं। ठीक है, तो बढ़िया से समझ गए। चलिए आते हैं अगले वाले सवाल पे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कम्स फ्रॉम, कब आया था ये पूछा है, कब से लागू हुआ बताइए? लागू हुआ क्या 1995 56? ना, ये ना जी, 1950 इंट्रोड्यूस ही हुआ था 1951 में नवंबर में। लागू हुआ कब? तो लागू हुआ 1952 में। डेट भी याद कर लीजिएगा, 4 मार्च 1952। इससे फायदा क्या होगा? हमने कहा कि जब भी कोई एक्ट याद करिएगा और जब भी कोई एक्ट ईयर याद करिएगा तो उनको याद जरूर करिएगा उनके एक्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। ऐसे ही नहीं बनते, और भी बनते हैं। एक साइड में एक्ट्स लिखा होगा, एक साइड में ईयर लिखा होगा, मिलान करने वाले सवाल। या फिर एक्ट्स जितने भी हैं वो किस ईयर में आए हैं वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ऐसा सवाल अभी जल्दी आया था 2023 वाले में। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई एक्ट याद रखना तो उनको ईयर के साथ में याद रखिए। ठीक है, आते हैं इस पे कि यहां पे बोला केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान 1952, देखा बार बार 1952 बोला जा रहा। ठीक है, और एम्प्लॉयज जो प्रोविडेंट फंड है एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम है, इसके तहत योगदान की जो लिमिट है वो 1 सितंबर 2014 से कितना कर दिया गया? हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं कि पहले 75,000 7500 था ना जी,
6500, यस 6500 था, 6500 पहले था 14 तक, उसके बाद कितना कर दिया गया 15,000। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितने से 6500 से 15,000 कर दिया गया है, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। पीवीएफ जो अधिनियम है इसकी प्रयोज्यता के लिए यानी एप्लीकेबिलिटी के लिए मिनिमम कितने व्यक्ति का प्रतिष्ठान के रूप में प्रतिष्ठान में नियोजित होना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए तब वो ईपीएफ के दायरे में आएगा मिनिमम? क्या 50 या 20? कंफ्यूजन हो तो दूर कर लीजिए। 50 या 20? 50 क्यों? गलत बात। 50 तब होता है जब बात होती बिना बिजली की सहायता के, ठीक है। और कोई भी प्रतिष्ठान हो तो वहां पे 20 एम्प्लॉयज, करेक्ट आंसर है 20, ठीक है। पीएफ अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिष्ठान जिसमें मिनिमम 20 लोग काम कर रहे हो कामगार के रूप में, लेबर्स और मजदूर हैं, तो वो ईपीएफ के दायरे में आते हैं। अब बात करते हैं जो एक्ट्स को लेकर के सवाल बनते हैं। अभी एक्ट्स नहीं सिखाया, अभी ईपीएफ खत्म नहीं हुआ, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स बातें। अभी तो ये आपको मैंने क्लास दी है ताकि आप थोड़ी बहुत चीजों को जान जाओ और सवाल को देखना जान जाओ कि सवाल कैसे पूछते हैं। जो स्टोरी के रूप में सुनते गए हो उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अभी बात करेंगे हम लोग एक्ट वगैरह के बारे में कि किस एक्ट में किस किस चीज के बारे में लिखा है, किस सेक्शन में किस पॉइंट के बारे में लिखा है, इस पर बात होगी हमारी आपकी अगली क्लास में, ठीक है। सो आज आई होप आपने जो भी सीखा है उसके क्वेश्चंस के साथ चीजों को याद भी हो गया होगा। नहीं भी याद हो गया होगा तो ये वाली पीडीएफ जो है ये आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जहां पे आप ये क्लास देख रहे होंगे उसी के ठीक बगल में आपको लगी दिख रही होगी। डाउनलोड करके खुद से भी चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और इन सवाल पर प्रैक्टिस करना चाहे तो बाद के लिए भी रख सकते हो ताकि बाद में रिकॉल कर ले इसे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि हमने पूरी क्लास में आज की डेट में क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है। क्लास की शुरुआत हुई, हमने आपसे कहा कि हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के बारे में, जो कि ईपीएफओ के एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं और यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं औद्योगिक संबंध एंड श्रम कानून के टॉपिक से। तो एक एक एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर के हो, विमेन सेफ्टी को लेकर के हो, सैलरी को लेकर के हो, लेबर लॉज को लेकर के हो या सोशल सिक्योरिटी को लेकर के हो। एक एक एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि इन सभी एक्ट्स को मिलाकर के 4 लेबर कोड बनाए गए हैं और इन चारों लेबर कोड पर ये नए हैं तो इनसे तो सवाल बनना लाजमी है ही। बाकी इनका बेस पुराना वाला एक्ट था तो उससे भी सवाल बनेंगे, इसलिए याद जरूर रखिएगा। इसके साथ में क्या है कि हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि ईपीएफओ जो है ये है क्या, इसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई और कहां से शुरू हुआ। तो ईपीएफओ कहां से शुरू हुआ, वहां से शुरुआत शुरू हुई हमारी आपकी। एक एक पॉइंट को हमने आपको समझाया, एक एक पॉइंट को हम आपको बताते गए। हमने यहां तक यह भी बताया कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज का कितना होता है, एम्प्लॉयर का कितना होता है, इंटरव्यू में भी सवाल आता है और रिटन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। फायदा क्या है ईपीएफ के एक्ट्स का, ईपीएस का, ईडीएलआई का, ये भी सीखा है। अब इसके बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कितने मेंबर्स होते हैं, सीबीटी बोलते हैं जिनको, केंद्रीय न्यासी बोर्ड बोला जाता है, उनकी संख्या भी सिखाई और इसके बाद में सवाल पर सवाल हम लोगों ने किया है। सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया होगा तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ भाई, अपने उन सभी दोस्तों तक ये वाली वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिएगा ताकि वो लोग भी इस वाली वीडियो से जरूर जुड़ सके जो अभी तक हमारे साथ में रैंकर्स बैच में नहीं है। तो रैंकर्स बैच के सभी कैंडिडेट को ये वाली पीडीएफ अभी मिलने जा रही, बाकी इस पर बेस्ड जो और सवाल बनते हैं उनकी पीडीएफ इसी क्लास के ठीक बगल में मिल जाएगी ताकि आप चाहें तो प्रैक्टिस कर लें। डेली बेसिस पर ऐसे ही सेशन आपको मिलते रहेंगे। रैंकर्स बैच में ज्वाइन होने के लिए एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।